आज अपन अम्लों के सामान्य गुण और उपयोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। अम्लों के सामान्य लक्षण व देखो इन सामान्य लक्षण और उपयोगों में से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला है अम्ल नीले लिटमस को, पहला इसका गुण है अम्ल नीले लिटमस को लाल, अम्ल नीले लिटमस को क्या करता है? लाल करता है। तो छोटा क्वेश्चन आपको मिल जाए कि नीले लिटमस को लाल कौन करता है? अम्ल। ठीक है। दूसरा है अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल कौन सा अम्ल है? ये धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस देते। ठीक है। तो आपसे पूछ ले अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देता है? तो अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। इसी कारण खट्टे जो अम्लीय पदार्थ हैं उनको धातुओं के बर्तन में नहीं रखा जाता है। उसका कारण यही है क्योंकि अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। आपसे पूछ ले कि पदार्थों को धातुओं के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता है? उसका कारण यही है कि अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। इस कारण इनको इन पात्रों में नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट है तीसरी विशेषता कि अम्लों के सामान्य गुण विशेषताओं में क्या है कि अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। धातु ऑक्साइड का मतलब जैसे धातु ऑक्साइड, कोई भी धातु जैसे Cu से ऑक्सीजन समायोजित होकर क्या होगा? धातु ऑक्साइड। ये धातु ऑक्साइड में अम्ल और इनसे अभिक्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। वो सॉरी लवण और जल का, हाइड्रोजन लवण और जल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। उसके बाद में सभी अम्ल और क्षार ये जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल और क्षार जलीय विलयन में क्या होंगे? विद्युत के सुचालक होंगे, अर्थात इनमें विद्युत धारा क्या हो जाती है? प्रवाहित हो जाती है। नेक्स्ट पीछे वो अपन अभिक्रिया भी पढ़ी थी कि सभी अम्ल और क्षार ये आपस में अभिक्रिया करके अपने गुणों को खो देते हैं और उदासीन हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है अम्ल है जैसे HCl प्लस क्षार NaOH, ये आपस में अभिक्रिया करके पहले तो लवण और जल का निर्माण करेंगे, ये Na और Cl प्लस H2। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके अपने गुणों को आपस में खो देते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछ ले आपसे उदासीनीकरण अभिक्रिया पीछे को टॉपिकों में आ गई थी कि अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और ये इसका क्या होगा? एग्जाम्पल होगा। एक अभिक्रिया उदाहरण से पूछे तो इस प्रकार से आपको इसमें उदाहरण लिखना है। ठीक। तो अम्लों के ये आपके कुछ सामान्य लक्षण थे। अब इसके कुछ उपयोग हैं। ये उपयोग में आपके इसमें इम्पोर्टेंट है उपयोगों के बारे में कि अम्लों के सामान्य उपयोग क्या है। जैसे देखिए पहला उपयोग है खनिज अम्ल। खनिज क्या होते हैं? खनिज अम्ल स्टार्टिंग में अपन ने जब लेसन को चालू करा था तो उसमें प्रबल अम्लों के बारे में अध्ययन किया था। प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं? HCl, H2SO4 और HNO3। इनको खनिज अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो कौन कौन से हैं? H2SO4, HCl और HNO3। प्रबल अम्ल तो है ही। अगर आपसे
आपसे प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल पूछे तो भी ये लिखना है। अगर आपसे पूछ ले कि खनिज अम्लों के एग्जाम्पल कौन से हैं तो भी आपको यही लिखने हैं, H2SO4, HCl और HNO3। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। इसी प्रकार से अगला इसमें क्वेश्चन बनता है कि कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं। देखिए, कार्बनिक अम्ल पौधे व जंतुओं में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्ल। दूसरा है कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक, आपसे पूछे कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं कि पौधे व जंतुओं में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्ल कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। अब जैसे कौन कौन से कार्बनिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, ये सारे आपके कार्बनिक अम्ल हैं। जैसे लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, तो ये सारे अम्ल हैं, ये पौधे और जंतु में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ऐसे अम्लों को कार्बनिक अम्ल कहते हैं। तो क्वेश्चन बन जाता है कि कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं कि जो पौधे और जंतु उसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उन्हें कार्बनिक अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल पूछे लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और टार्ट्रिक अम्ल। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंतर्गत उपयोगों में अपन पढ़ेंगे अम्लराज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है आपके अम्ल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अम्लराज। एक्वारेजिया के नाम से इसको जाना जाता है, एक्वारेजिया। अम्लराज या एक्वारेजिया क्या होगा कि ये सोने जैसी धातुएं उनको गलाने में भी क्या होता है, समर्थ होता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ ले कि सोने जैसी धातुओं को भी गलाने में समर्थ क्या होता है, अम्लराज या एक्वारेजिया। अब ये किन किन अम्लों से मिलकर बना आता है। देखिए, दो प्रकार के अम्ल हैं। एक तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्लस HNO, नाइट्रिक अम्ल, इनसे यह मिलकर बना होता है। तो HCl ये होगा 3 अनुपात में और ये होगा 1 अनुपात में। तो हमसे बोला HCl प्लस HNO3 का मिश्रण अम्लराज या एक्वारेजिया कहलाता है। और यह सोने जैसी धातुओं को भी गलाने में क्या होता है, समर्थ होता है। नेक्स्ट है अगला विशेषता उपयोग, अम्लों का राजा। अम्लों का राजा, अगर आपसे पूछ ले कि अम्लों का राजा क्या है, तो अम्लों का राजा H2SO4। अम्लों का राजा क्या है, H2SO4, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में कुछ आपके क्षार हैं जिनका उपयोग भी दैनिक जीवन में होता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है, इसे भुजा हुआ चूना। भुजा हुआ चूना, या एक नाम और है लाइम वाटर। लाइम वाटर, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, कई बार पूछ लेता है भुजा हुआ चूने का सूत्र क्या है या लाइम वाटर का सूत्र क्या है, तो आपको क्या लिखना है इसमें, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को भुजा हुआ चूना लाइम वाटर के नाम से इसको जाना जाता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, इसका उपयोग मिट्टी में अम्लता को दूर करने में। अगर किसी मिट्टी में अम्लता की मात्रा ज़्यादा हो जाती है
तो उस अम्लता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे इस प्रकार उल्टा पूछ रहे हैं कि मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, नेक्स्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका सूत्र होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का MgOH का होल। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से इसको जाना जाता है। तो देखिए आपसे पूछ रहे हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र है MgOH का होल ट्वाइस। इसका उपयोग पेट में अम्लता की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। ये एंटासिड क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंटासिड यानी प्रति अम्ल, प्रति अम्ल। ठीक है, तो आपसे पूछे किसी एक एंटासिड का उदाहरण लिखिए, तो एंटासिड कौन सा हुआ, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये हो गए आपके अम्ल और क्षारों के कुछ सामान्य उपयोग है। इनमें से छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बनते हैं जो आपको बताए गए हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे पीएच। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन पीएच। देखिए कई बार अस्वस्थ होने के कारण या बुखार होने के कारण अपन डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर तापमापी के द्वारा हमारे शरीर का क्या नापता है, टेम्परेचर नापता है कि इसका टेम्परेचर कितना है। उसी प्रकार किसी पदार्थ में अम्लता व क्षारकता को मापने के लिए पीएच स्केल का क्या करा जाता है, उपयोग किया जाता है। पीएच स्केल के द्वारा किसी भी पदार्थ में उसकी अम्लीयता की मात्रा कितनी है, उसकी क्षारीयता की मात्रा कितनी है, इसके बारे में पता लगाया जाता है। देखो पीएच स्केल में P एक जर्मन शब्द है, पीएच स्केल में P एक जर्मन शब्द है, P एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है पुषांश, जिसका अर्थ क्या होता है, पुषांश। तो आपसे पूछ ले पीएच में P का अर्थ क्या है, तो P एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, पुषांश होता है। अर्थात पुषांश एक शक्ति का सूचक है। पुषांश किसका सूचक है, एक शक्ति का सूचक है। और H का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। H का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। तो आपसे पूछ रहे पीएच में P और H का अर्थ क्या है। P एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ पुषांश, और पुषांश एक शक्ति का सूचक है, और H हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को क्या करता है, व्यक्त करता है। अब इसकी मान लीजिए आपसे डेफिनेशन पूछ ले, परिभाषा पूछ ले कि पीएच किसे कहते हैं। तो देखिए पीएच किसे कहते हैं, परिभाषा हाइड्रोजन आयन सांद्रता। देखो हाइड्रोजन आयन का मतलब H+, सांद्रता को किससे व्यक्त करते हैं, हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक माइनस लॉगरिथम को, ऋणात्मक लॉगरिथम को पीएच कहते हैं। दोबारा सुन लो परिभाषा, हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम को क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। अब देखिए इस पीएच में आपके नंबर अंकित रहते हैं जिनके द्वारा किसी पदार्थ में अम्लता और क्षारकता का क्या लगाया जाता है, पता लगाया जाता
तो इस प्रकार से पीएच स्केल होता है। देखिए इस प्रकार से एक पीएच स्केल पाया जाता है। इस पीएच स्केल में इस प्रकार से बीचों बीच में पीएच बराबर यहाँ पर 0 अंकित होता है। यहाँ पर आपके 7, यहाँ पर 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। इसी प्रकार से यहाँ पर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। इस प्रकार से इसमें काउंटिंग डिनोट होती है पीएच स्केल के अंतर्गत। अब देखिए यदि किसी विलियन में इस पीएच स्केल को डुबाया जाता है और उसकी जो नोटिंग है मान लीजिए 7 पर आती है। किस पर आती है? 7 पर आती है पीएच स्केल को डुबाने पर। तो अगर 7 आती है तो विलियन वो क्या होगा? उदासीन होगा। 7 आती है तो विलियन कैसा होगा? उदासीन होगा। अगर 7 से कम आती है, 7 से कम आती है तो विलियन कैसा होगा? अम्लीय। और अगर 7 से ज्यादा आती है, 7 से ज्यादा आती है तो विलियन कैसा होता है? अच्छा। तो पीएच स्केल में ध्यान रखना है, यदि किसी पीएच स्केल का मान 7 आता है तो 7 का मतलब विलियन कैसा होगा? उदासीन होगा। 7 से कम आती है तो विलियन अम्लीय होगा और 7 से ज्यादा आती है तो विलियन क्षारीय होगा। अब इसमें भी देखिए क्या होगा, जैसे जैसे 7 से कम आते जाते हैं इस प्रकार से 6, 5, 4, 3, 2, तो अम्लीयता का मान बढ़ता है। अम्लीयता का मान क्या होगा? बढ़ेगा। इस प्रकार से अम्लीयता का मान बढ़ता। और यदि इस उदासीन बिंदु से इधर जाते जाएंगे हम 14 तक तो इधर क्षारीयता बढ़ती है। क्षारीयता बढ़ती। तो कहने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर उदासीन विलयन के आसपास यहाँ पर आपके दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार उपस्थित होते हैं। तो जैसे जैसे इस प्रकार से 7 से 14 तक इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे, क्षारीयता बढ़ती जाएगी और इधर 0 तक आते जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ती जाएगी। तो दोबारा सुन लो, पीएच में पी एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है कुशांश और ये एक शक्ति का सूचक है। नेक्स्ट H, इसमें H का अर्थ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। पीएच किसे कहते हैं? हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम को पीएच कहते हैं। पीएच स्केल के अंतर्गत यदि किसी विलयन की पीएच 7 आती है तो विलयन उदासीन होगा। यदि किसी विलयन की पीएच 7 से कम आती है तो विलयन अम्लीय होगा और यदि किसी विलयन की पीएच 7 से ज़्यादा आती है तो वह क्या होगा? क्षारीय होगा। ठीक, दैट्स ऑल। आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में।